संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने से पहले यूपी का चुनाव अभियान अपने पूरे उफान पर है। चुनावी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। चुनाव में वोटरों को अपनी तरफ खींचने और विरोधियों को कमजोर साबित करने के लिए एक दूसरे पर शब्दों के बाण बरसाए जा रहे हैं। जनता के सामने खुद को 30 मार्का साबित करने की दौड़ में कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहता, लेकिन जो शब्द बाण चलाए जा रहे हैं वो भाषा की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसका दोषी किसी एक पार्टी का नेता नहीं है, बल्कि हर पार्टी के नेता में इसका तमगा हासिल करने की होड़ लगी हुई है। नेताओं की जुबानी जंग ने यूपी के चुनावी समर में सर्दी में भी गर्मी बढ़ा रखी है। नेताओं के बिगड़े बोल की गूंज सबसे ज्यादा यूपी के जाटलैंड में सुनाई दे रही है, जहां से 10 फरवरी से यूपी चुनाव में मतदान का आगाज होना है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम की मशीन को ऐसा भर दो, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि बीजेपी को जो चर्बी चढ़ रही है उसके सारे नेताओं की चर्बी उतार दो। चुनाव प्रचार में चर्बी की एंट्री उस गर्मी वाले बयान के पलटवार में हुई जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 जनवरी को हापुड़ में दी थी। योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा तो विरोधी भला चुप कैसे बैठते। उन्होंने अभद्र भाषा में पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तो योगी आदित्यनाथ के आज नामांकन से पहले गोरखपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से बीजेपी के लिए 300 पार की हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे अखिलेश यादव अपनी पुरानी बातें दोहराते नजर आए। कहा कि बजट 2022 को अमृत बजट कहा जा रहा है, तो क्या पुराने बजट जहर थे? आगे सीएम योगी पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो सदन में गलत भाषा का इस्तेमाल करे वो मुख्यमंत्री आज कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री कंप्रेशर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ या फिर कहें कि विरोधियों को कमजोर साबित करने के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी से आई सिंह भदौरिया साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भदौरिया जी एफएम न्यूज में। और इसी के साथ सपा से राघवेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम न्यूज पर। तो भदौरिया साहब, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। अमित शाह आज खुले मंच से इस बात का आगाज कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में हम फिर से इतिहास दोहराएंगे। बीजेपी फिर से एक बार जनता के विश्वास पर सरकार में आएगी और तमाम वायदों के साथ हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि ये तमाम बातें तो कही जा रही हैं क्योंकि हर पार्टी अपनी आवाज मुखर कर रही है, लेकिन क्या विरोधियों से आगे निकलने की होड़ में ये जो शब्द बाण चलाए जा रहे हैं, भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं? क्या जीतना इतना ज्यादा जरूरी है कि भाषा की मर्यादा हम भूल रहे हैं आज? भदौरिया जी, सुन पा रहे हैं आप? भदौरिया जी, अब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? बहुत सारी डिस्टर्बिंग शायद आवाज हमारे गेस्ट तक पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं कि जिस तरह से चुनावी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है क्योंकि चुनाव है, अपने वोटरों को लुभाना है, उन्हें बताना है कि किस तरह से जो कार्य हमने इन 5 सालों में किए हैं वो आपके लिए लाभकारी हैं और आने वाले 5 सालों में भी हम जनता के लिए तमाम ऐसी चीजें करने वाले हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन वहीं पर अगर बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, तो इन दोनों चीजों से जनता आज कितनी परेशान है ये किसी से छुपा नहीं है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी जिससे युवा परेशान है। ऐसे में सरकार जो बड़े बड़े वायदे कर रही है उनसे जनता कितना सहमत है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि जिस तरह से 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है उससे पहले चुनावी अभियान पूरे उफान पर है और उसका जो उसकी तस्वीर है वो देखते ही बनती है, क्योंकि हर पार्टी अपने स्वर मुखर कर रही है। लेकिन इस बीच ये भूलती जा रही है कि जहां पर हमें विरोध करना है, लेकिन हमने अपने विकास के मुद्दों को, जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जो वायदे उनसे कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है भाई साहब, तो वायदों के पिटारा भी खुलेगा और उस पिटारे से बहुत सारे वायदे भी निकल रहे हैं। लेकिन उन वायदों के साथ साथ भाषा, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, शब्दों के बाण बरसाए जा रहे हैं और खुद को 30 मार्खा साबित करने की कोशिश से कोई पीछे हट नहीं रहा। तो भदौरिया साहब हैं हमारे साथ। भदौरिया जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अभी मैम ठीक है। तो भदौरिया जी, चुनावी मौसम है, हर कोई जनता को लुभाने में लगा है, बताने में लगा है कि क्या कुछ हमने किया है और क्या कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं जनता को, तो मुद्दे गिनवाते गिनवाते ये पार्टियां भटक कहाँ गई? क्यों अपनी भाषा की मर्यादा ही भूलते जा रहे हैं? हमने तो कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि हम तो एक मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु राम के अनुयायी है, हमारी आस्था वहीं रहती है। तो हम तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के अनुयायी है, तो हम कभी मर्यादा से हटते ही नहीं है। मर्यादा से तो वो लोग हटते हैं जिन्हें गुंडा राज चलाना है, जिन्हें बालू माफिया रखना है, जिन्हें भू माफिया रखना है, जिन्हें टेररिस्टबाजी रखना है। तो ऐसे लोग जो है ना, आपने देखा होगा मंच से कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने दो, बाकी बाद इन लोगों को तो हम दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। इन्होंने जो पैसा कमा के रखा है वो इनके घर से हम लूट के लाएंगे। लेकिन भदौरिया जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। इस तरह के शब्द क्या उनके मुंह से शोभा देते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा कि गमार को गमार की भाषा ही समझ में आती है। तो जिस तरह से वो लोग कह रहे थे इनके घर से पैसा लूट के लाएंगे, जनता के यहाँ लूट करेंगे, पुलिस दरोगा को कह रहे हैं कि तुम्हें रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो ये लोग अभी तक 5 साल में कहाँ थे? क्यों नहीं कहा था? चुनाव के टाइम ही इस तरह की भाषा इन्होंने क्यों यूज करी? तो उसी का योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि ये चुनावी मौसम में जिस तरह से बिल से बाहर निकल के आए और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, 10 मार्च के बाद इनकी भाषा बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। इनकी जो गर्मी है बिल्कुल नहीं रहेगी। 10 ये सत्यता है। 10 मार्च ठीक है भदौरिया साहब, ये गर्मी शांत हो जाएगी, ठंडी रहेगी नहीं। ठीक है। तो सर, जब इतने आश्वस्त हैं आप लोग और आपको लगता है कि हम, जिस तरह से हमेशा से कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि बीजेपी को हमने माफ कीजिए, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर हम आगे लेकर गए हैं और आगे लेकर भी जाएंगे, जब आप लोग इतना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, आज अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं, फिर इस तरह की भाषा का मुझे नहीं लगता इस्तेमाल करने की जरूरत है। जनता पर आपने विश्वास दिखाया, अब जनता कितना विश्वास दिखाती है वो भी हम देख लेंगे। राघवेंद्र जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर इस तरह के शब्द बाण निकल रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। हार की हताशा है जिनको साफ साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद पर होने के बावजूद उनकी जो भाषा है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गली का व्यक्ति और कोई टपोरी टाइप का व्यक्ति जो भाषा बोलता है वही उनकी भाषा है। और ये उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि एक तो वो के देश में है और जो जिस तरीके की उनकी भाषा है, ये गर्मी क्या निकाल देंगे, किस तरीके ये गुंडों वाली भाषा है। और भदौरिया के जो थोड़ा हो जाइए, जनता को 10 मार्च तक करा देगी। ये व्यक्ति बीच में कैसे बोल रहा है? 1 मिनट बोल जाइए, 1 मिनट रुक जाइए 2 मिनट। आपको अभी भी मतलब गर्मी आप भी उतरवा लीजिए योगी जी से, आपको भी गर्मी चढ़ रही है। वो इस समय ज्यादा कंप्रेसर बने हुए हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, नहीं
आपके भी दिमाग पे गर्मी कर रही है, थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये काम करेंगे, आपने कोई काम नहीं किया 5 साल में। भदौरिया जी 5 साल में एक काम नहीं। इसी भाषा की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की भाषा आप लोगों को शोभा देती है? भदौरिया जी एक काम बताइए जो उत्तर प्रदेश पूरा हो, और इस तरीके से आप जो बोल रहे हैं तो कितने बार बोल दिया, मैं बोल रहा भाषा का थोड़ा तो मर्यादा को रखना। इनका माइक बंद करिए, इनका माइक बंद करिए। आप पहले भदौरिया जी का इनका माइक बंद करिए। ये जिस तरीके सुनिए, आपने एक काम किया नहीं है, गुंडों वाली भाषा, और आप लोग गुंडे हो, गुंडे आप हो। राघवेंद्र जी आप भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं। ये लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, और वो सब लोग जानते हैं। जिस तरीके से अभी हम भाषा कोई बात रख रहे थे, बीच में डिस्टर्ब करने, अभी आप बोल रहे थे, मैंने बोला तो नहीं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो आप तो नहीं बोले। आप एक काम बताइए उत्तर प्रदेश में जो आपने शुरू किया और खत्म किया हो, कोई एक काम, और नहीं किया तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, सवाल मेरा ये है, बिल्कुल जी, सवाल मेरा ये है कि जीत की राह पर आप चल रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि हम आश्वस्त हैं, इस बार बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी पर लोग विश्वास जता रहे हैं। जब आप लोग इतने आश्वस्त हैं तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने देखा होगा, कभी बिल्कुल एक भी भाषा कभी गलत बोलते नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री जी के रोड डेली आप 5 ट्वीट देख लीजिए जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले होंगे, हिंदू मुस्लिम पे होंगे, मंदिर मस्जिद पे होंगे। ये कैसा मुख्यमंत्री है जो अपने ही जनता को धमका रहा है? ये कैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो संवैधानिक फैसला बैठे? संदर्भ में अखिलेश यादव जी ने जिस संदर्भ में कहा था, उस संदर्भ को ये दूसरे संदर्भ में ले गए। ये क्या कहेंगे जो भाषा लेके गए? आडवाणी जी गए पाकिस्तान में और जिन्ना की मजार पर जाकर के मत्था टेका जाकर के, ये वही लोग हैं। और मोदी जी प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए गए, नजरिया बेहतर है, लेकिन दूसरा जो देख रहा प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए चले गए। अखिलेश जी दोनों एक बार जरा चुप होंगे। ठीक है, रत्नेश जी भी हैं हमारे साथ। रत्नेश जी आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। रत्नेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? मैडम, इस बारे में हमारे भी विचार ले लीजिए पहले। जी कहिए। शायद रत्नेश जी से आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पवन जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, भाषाई स्तर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और ये जो शुरुआत योगी जी ने इस तरह से की कि मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तब जयंत जी ने मजबूर होकर भी सिर्फ इतना कहा कि आप ईवीएम पर इतने बटन दबाएं कि इन लोगों की गर्मी शांत हो जाए। मुझे बताइए, उन्होंने कहां भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया? ये उल्लंघन जब भी किया है, ये भाजपा के लोग हताशा में उल्लंघन कर रहे हैं। बटन ऐसा दबाओ कि जो चर्बी है वो उतर जाए। सर, इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहे, हम इसी भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, इस वक्त आप लोग जनता को आप जनता तक अपने मुद्दे पहुंचाइए, आप जो भी आपकी तमाम आपको लगता है आप वो बताइए, लेकिन मुद्दे बताते मुझे लगता है कि राह भटक गई है। जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और यदि कोई भाषाई स्तर पर यदि हमारी जनता का, हमारे समर्थकों का, किसानों का, नौजवानों का यदि कोई अपमानजनक शब्दों में उनका अपमान करेगा, तो निश्चित रूप से हमारे नेता को बोलना पड़ेगा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा कि उनकी चर्बी निकल जाए, इतने ज्यादा बटन दबाइए। मुझे लगता है कि यदि गर्मी मैं शिमला बना दूंगा, मैं मई जून में ये कर दूंगा, ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? आप बताइए। पवन सर, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या वो शोभा देता है? इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए करना क्या वो शोभा देता है? नहीं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहा। उन्होंने भी जिस तरह से, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप ईवीएम के इतने बटन दबाइए कि उनकी भी चर्बी निकल जाए। अब मुझे नहीं लगता कि क्रिया की प्रतिक्रिया में इतना तो चलता है, लेकिन शुरुआत किसने की? आप ये देखिए ना
क्या एक योगी जी को, वैसे वो अपने को संत बोलते हैं, राम के अनुयायी बोलते हैं, क्या भाषाई स्तर पर उनको इस तरह से गिरना चाहिए? अरे योगी या जो बाबा होते हैं वो तो बड़े शांत प्रिय होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चूंकि गद्दी से उतरने जा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक इस है। हताशा के अंदर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक कर है, रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो आज कह रहे हैं कि 300 पार का वो हुंकार भरते नजर आए। उन्होंने कहा कि इतिहास हम फिर दोहराएंगे। जी अमित शाह तो कह रहे हैं इस बार फिर हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनता पसंद ही नहीं कर रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इनके प्रत्याशियों को जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दौड़ाया जाने लगा, तब इन्होंने हार कर ये किसानों के दरवाजे पर गए और कहा कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, हम मनाने के लिए आए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जी गलत घर में चले गए। यानी ये जयंत जी को अपना नेता मान चुके हैं, किसान नेता मान चुके हैं। और पहले एक बात और बता वो तो एक विकल्प उन्होंने दिया, वो तो एक विकल्प दिया, जैसा हर पार्टी, आपकी पार्टी को जैसे विकल्प मिला है वैसे उन्होंने भी विकल्प दिया। भदौरिया जी आप सुन रहे हैं, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? पवन जी का कहना है कि किसानों से आप डर गए हैं। ठीक है भदौरिया जी, सीएम को गाली देने वाला मेरे सामने नहीं सर, कोई गाली नहीं दे रहा है सर, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि शब्दों का आप ख्याल रखें, अपनी भाषा की मर्यादा को समझें और इसी भाषा की मर्यादा को हम सभी को कहेंगे कि आप ये देखिए अपना चैनल क्यों खराब करवा दिए? नहीं सर, हमारी गुजारिश है सर सभी से, हमने पवन जी को भी कहा, हमने राघवेंद्र जी को भी कहा, हमारी सभी से ये गुजारिश है कि कृपया आप अपनी भाषा की मर्यादा रखें, एक हेल्दी डिबेट आप डिस्कशन कीजिए। इसकी कोई औकात नहीं है सीएम को गाली दे रहा है। नहीं सर, कोई गाली नहीं दे रहा है सर, कोई गाली नहीं दे रहा है। नहीं ठीक है भदौरिया जी आगे बढ़ाते हैं सर, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नहीं इससे माफी मंगवाइए या इसको हटाइए, मैं डिबेट कभी करूंगा और आपको बताऊं आपका चैनल इस तरह से खराब हो जाएगा। नहीं राघवेंद्र जी जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है भदौरिया साहब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं राघवेंद्र जी। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने सीएम साहब के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो आपको मानना पड़ेगा सर। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया सीएम साहब के लिए कहा, तो मैं नहीं, उनकी भाषा है कि गर्मी उतार देंगे, ये क्या मतलब है? एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और रोटे नहीं करते। राघवेंद्र जी आपने भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन आप भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक समरसता अभी बीच में बोल रहे थे, जब मैं बात रख रहा था तो ये बीच में बोले भदौरिया जी क्यों बोल रहे हैं? अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे नहीं, ये तो उन्हीं की भाषा बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की भाषा बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी की भाषा जिस तरीके से लगातार आप रोटेरी ट्वीट देते, मेरी आवाज मिल पा रही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है वो लगातार ऐसे करें, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लगातार कभी टोपी की बात करेंगे, कभी गुंडे बताएंगे दूसरे को। जब उनको कोई बताएगा तब फिर क्या होगा? आवाज आ रही है? जी भदौरिया जी हम सुन पा रहे हैं। ये जो लोग आपके यहाँ डिबेट में बैठे, ये मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जी ये हमारे योग्य नहीं है, इसके साथ मुझे मत बैठाया और मैं आपकी डिबेट में जा रहा हूँ। सर भदौरिया जी उन्होंने अपनी बात मानी है, उन्होंने कहा है जी। सुनिए भदौरिया साहब, सुनिए, जो कुछ भी है नहीं इनके साथ सुनिए सर आप ही से तो जवाब लेंगे, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप ही से हम जवाब लेंगे सर, आप ही से हम जवाब लेंगे सर। सर छोड़ के भागना है आपको। भदौरिया जी देखिए, हम आप सभी गेस्ट से ये निवेदन करते हैं, ये अपील करते हैं, ये डिस्कशन सर आगे कैसे बढ़ पाएगी सर अगर हम अपनी भाषा, हम संयम खो रहे हैं सर? क्या बौखलाहट है सर ये हर पार्टी के लिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि तमाम पार्टियां इस वक्त भूलती जा रही हैं कि हम किस चीज का प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार में हम अपनी भाषा की मर्यादा ही भूलते जा रहे हैं। डिस्कशन तो आप तरीका से करवाइए, डिबेट हम दिन में सर इसीलिए सभी को इनिशिएटिव लेना होगा सर, सभी को इनिशिएटिव जी सर, इनिशिएटिव सर सभी को लेना होगा। इन्हें बोलने का तरीका पता नहीं कि हमें भाषा का मर्यादा क्या होती है, यही मालूम नहीं है। ये आते हो बाबा जी को सिखाओ, अपने सारे नेताओं को सिखाओ। क्या बात भाषा बोलता है, क्या चल क्या रहा है? आप तो सारे भाषा आपके सभी 70 और 10 इस तरह से तो डिस्कशन आगे ही नहीं बढ़ पाएगा सर। अगर आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे आगे डिस्कशन बढ़ पाएगी सर?
आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भदौरिया जी, और आप ही से हम जवाब मांगेंगे। राघवेंद्र जी, और पंडित जी जा रहा है उसी को आवाज मिल पा रही है राघवेंद्र जी आपको? आवाज आ रही है तो राघवेंद्र जी, आपने बहुत सारे इल्जामात लगाए, उन इल्जामातों को हमने सुना भी, और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो हर किसी को पता है कि सीएम क्या कह रहे हैं, अखिलेश क्या कह रहे हैं, जयंत क्या कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस भी चीज के बारे में हम कह रहे हैं, क्या सोचे समझे बिना कह रहे हैं, या इस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने विरोध में जो खड़ा है, जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको नीचा कैसे दिखाया जाए, उसके लिए भले किसी भी तरह की शब्दावली का हम इस्तेमाल करें, और वो सिर्फ बड़े बड़े वो बड़े बड़े मंच के जरिए होता नहीं दिखाई दे रहा है, वो हम डिबेट में भी देख पा रहे हैं। उस शब्दावली का इस्तेमाल डिबेट में भी हो रहा है। सर आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीतिक में कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक चीज कह रहे हैं कि लेकिन सर आपने मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, इस बात को आपको मानना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, आप लगातार उन पर ट्वीट देती है, अखिलेश जी पर कितना उन्होंने बार किए। सर हम तो दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या भाषा कौन सी है? बुआ बबुआ कौन सी भाषा है? राघवेंद्र जी, कौन सी भाषा है आप बताइए। सुनिए, देखिए उसी भाषा का आपने जवाब दिया अपनी भाषा में। आपने कहा ना रिएक्शन है, एक्शन पर रिएक्शन है, ये आप ही ने कहा, तो जो उन्होंने कहा पलटवार आपने भी किया। रिएक्शन नहीं कहा, हमने भाषा इनकी सुनाई कि किस तरीके की भाषा कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कैसे अपने ही प्रदेश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, कैसे मंदिर मस्जिद में बांटेंगे, कैसे शमशान में और कब्रिस्तान में बांटेंगे। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा है, अगर उन्होंने कोई काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्हें विकास की बात करनी चाहिए, और विकास की बात अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए ये ऐसी भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारी टोपी को एनायत कर दिया। योगी जी ने क्या बोला था? हमने बोल दिया, योगी जी ने कहा, अब वो छोटा बच्चा बोला कि लाल टोपी लगाए हैं ये गुंडा है, योगी जी ने कहा था ना। ठीक है पवन जी आपने गठबंधन कर लिया आपकी पार्टी में, पवन जी आवाज मिल पा रही है आपको? योगी जी की भाषा क्या ऐसी हो सकती है? ठीक है राघवेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन जी, पार्टी ने गठबंधन कर लिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो रही है मंचों के माध्यम से, और आज लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम वापस इतिहास रचने जा रहे हैं, आश्वस्त हैं वो। देखिए, इतिहास इस मामले में रचा जाएगा कि इन्होंने जो 700 किसानों की शहादत की है, ये उसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से टेनी जी को निष्कासित तक नहीं किया, जिसके लड़के ने किसानों पर गाड़ी रौंदी। तो ये इतिहास इस मामले में रचने जा रहे हैं कि इन्होंने इस देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी में धकेल दिया, तो उसका परिणाम मिलने जा रहा है। ये उसका आंकड़ा नहीं छूने जा रहे, आप देख लीजिएगा। और इसी हताशा में इस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं। कभी ये 80 और 20 की बात करने लगते हैं, आप देख लीजिए योगी जी का स्टेटमेंट। कभी ये मथुरा काशी की बात करने लगते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात। के पास विकास के नाम पर इन्होंने कुछ किया नहीं इस शहर को, और इन्होंने इस प्रदेश को ये कहा था कि ये जो सड़कें हैं इनको हम गड्ढा मुक्त करेंगे। इन्होंने प्रदेश में गड्ढा युक्त सड़कें प्रदान की, इन्होंने महंगाई को बढ़ावा दिया, इन्होंने हर जगह लूटमार की, किसानों को प्रताड़ित किया, साल भर तक किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। अब ये उसके बाद यदि ये रिजल्ट में ये कह रहे हैं कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे कम सीटों का इतिहास इनके नाम होगा। ठीक है। तो तमाम आपने वादे गिनवाए कि जो वायदे बीजेपी ने किए थे जनता के साथ, आपका मानना है कि वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। अपराध को लेकर आपका क्या मानना है? बीजेपी तो कहती है कि हमारे सरकार बनने के बाद से अपराध कम हुआ है, आज बेटियां हैं या महिलाएं हैं, सड़क पर निकलने से पहले उन्हें सोचना नहीं पड़ता। देखिए, अपराध की बात करें तो क्या ये अपराध नहीं था कि एक गृह राज्य मंत्री का लड़का गाड़ी रौंद देता किसानों पर,
क्या ये अपराधी था जो हाथरस में एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, उसके बाद उसकी लाश को जिंदा जला दिया जाता है? क्या ये अपराध नहीं था? मैं आऊंगी आपके पास राघवेंद्र जी। कब आएंगे आप जब टाइम खत्म हो जाएगा? सर टाइम है हमारे पास, सर टाइम है, मैं आपकी बात भी सुनूंगी। अभी तक मैं आप ही की बात सुन रही थी, एक बार पवन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। कहिए पवन जी। अरे आप मुझे बोलने का अवसर ही कर दिया, मैं तो बस बोल रही है यहाँ पे जो झगड़ा चल रहा है ये उनसे आरोप लगा रहे हैं, उनसे आरोप लगा रहे हैं। सर एक बार बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। पवन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये अपराध की बात कर रहे हैं। आज इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ये बयान देती है कि स्त्रियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और जब भी वो थाने चौकी में जाएं 6 बजे के बाद अपने पिता और भाई को लेकर जाएं, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल। कैसी बात करते हैं? तो यानी आपका मानना है कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आपकी पार्टी आती है तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, आपका ये मानना है? राघवेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। 10-90 किसने दिया महिला? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने वुमेन पावर लाइन 1090 देने का काम किया और क्विक रिस्पांस सिस्टम डायल 100 लाने का काम किया, जो देश में पहली बार आया किसी राज्य में, जिससे कि अभी तुरंत सहायता मिलती है। अब उसको हालांकि योगी जी ने बदल के 112 नंबर रख दिया है। नंबर बदलने से कुछ नहीं होता, इन्होंने कोई काम एक नहीं किया। मैंने से पूछा भी था, आप एक काम कोई बता दे जिसका आपने शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो। कोई काम नहीं किया, न तो इन्होंने उत्पादन के लिए काम किया। आपके मुताबिक पार्टी ने कोई काम नहीं किया इन 5 सालों में? एक काम मैं इनसे खुद ही पूछना चाहता हूँ, एक काम ऐसा बता दे जिसको शुरू किया हो उसको खत्म किया हो, और अगर इन्होंने नहीं किया तो इनको कोई अधिकार नहीं। समय ना लेते हुए मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, इतनी देर से जो मैं समझ पाई हूँ यही कि 5 सालों में आपके अनुसार पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई काम अभी तक जनता के लिए नहीं हो पाया है। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार पार्टी वापस सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि जनता त्रस्त है, खुश नहीं है, तो आप भी वादों के पिटारे खोल रहे हैं, और जो इतने बड़े बड़े वादे जनता से किए जा रहे हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे, वो धरातल पर पूरे होंगे? हेलो, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी राघवेंद्र जी। जी देखिए अभी जो मैंने बताया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने पूरे किए, आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 2 साल के अंदर बना दिया, रिकॉर्ड टाइम में 322 किलोमीटर, और जिसका ये उद्घाटन करके आए हैं वो भी हमारा प्रोजेक्ट था, जिसका हमने एक्विजिशन से लेकर के भूमि अधिग्रहण जो हमने काम किया। इसके बाद भी दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 किया, विद्युत उत्पादन के लिए हमने प्लांट लगाए। इस सरकार ने बहुत वादे किए, हम 24 घंटे बिजली देने लगे। जैसे पूछो एक प्लांट 1 यूनिट उत्पादन के लिए भी आपने कोई काम क्या किया? और अगर नहीं किया है तो आप ये झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? इन्होंने केवल अखिलेश जी के द्वारा किए हुए कामों का उद्घाटन किया है और कोई काम नहीं किया है। अगर कोई काम किया हो तो ये बता सकते हैं। आपके अनुसार पार्टी 5 सालों में जो बड़े बड़े वायदों की बात करती आ रही है और अभी भी बड़े बड़े मंचों से जो आवाज मुखर करते हुए इन वायदों को गिनवा रही है, बता रही है कि किस तरह से हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर लेकर गए हैं, वो आपके अनुसार पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका मानना ये है कि आप इन वायदों को पूरा करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार जिस तरह से हमने इस डिस्कशन में जिस एंड तक पहुंचने की कोशिश हम कर रहे थे वहां हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां मंच के माध्यम से जहां एक तरफ अपने तमाम वायदों का जिक्र कर रही हैं उन सभी बातों का, उन सभी योजनाओं का जो जनता के लिए पूरी की गई हैं, विपक्षी पार्टियां जो सरकार को घेरने में लगी हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, और सवाल हमने पूछा भी, कि आखिर जब आप विरोध जता रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं तो विरोधियों को कमजोर साबित करने के लिए लगातार एक दूसरे पर जो शब्दों के बाण बरसाए जा रहे हैं, जनता के सामने खुद को तीसमारखा साबित करने के लिए कोई भी इस दौड़ में पीछे छूटना नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की बजाय आप अपनी भाषा की मर्यादा आखिर क्यों भूलते जा रहे हैं? चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, ऐसे में आप अपनी भाषा का चयन सही से कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ये बौखलाहट है या चुनावी मौसम है, चुनाव सर पर हैं, इसलिए अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करना और जनता में अपना विश्वास दोबारा बना पाने के लिए इस तरह की मर्यादा का इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन हमें इस बात का जवाब आज मिल नहीं पाया, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।